नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कैबिनेट बैठक में कुल 11 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें 8 प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। कैंपा योजना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधानमंडल के पटल पर रखने पर बनी सहमति। देहरादून महायोजना 2025 के तहत सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों को भी अनुमति दे दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति के विकलांगों जिनका आय 4000 रूपए है को अत्योदय के रूप में किया जाएगा शामिल। कोविड-19 की वजह से परीक्षाएं नहीं हो पा रही है, जिसके चलते सरकारी भर्तियों में 1 साल की छूट दी गई। परिवहन कर्मचारियों को एक मुश्त सहायता देने के प्रस्ताव के मामले पर परिवहन मंत्री और परिवहन के अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। प्रदेश में मौजूद 3 मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 500 के नए पद सृजित किए जाएंगे। रेशम विभाग ने अपनी जमीन को वापस लेने का लिया निर्णय। पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को 4 गुना भुगतान किया जाएगा। 40.80 वर्ग भूमि जिला बागेश्वर बार एसोसिएशन को निःशुल्क भूमि दी जाएगी। हालांकि ये निर्णय साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लिया था। आज ऊखीमठ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना प्रदर्शन था। इस दौरान तहसील गेट पर भाजपा नेता पंकज भट्ट ने गलत तरीके से अपनी गाड़ी खड़ी की थी, जिससे आवाजाही में अन्य लोगों को दिक्कतें हो रही थी। बताया जा रहा है कि लाउडस्पीकर पर आवाज लगाने के बाद भी गाड़ी को हटाने नहीं पहुंचे। जब वो काफी देर बाद वो पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की कर दी, जिसके बाद बमुश्किल वो वहां से निकल पाए। बाद में पंकज भट्ट ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि आज देवस्थानम बोर्ड के विरोध में ऊखीमठ में उन्हें भी पंडा पुरोहितों के रोष का सामना करना पड़ा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द इनकी मांगों पर सुनवाई करनी चाहिए। पिछले 2 वर्ष से हमारी चारधाम यात्रा कोविड के कारण हो नहीं पा रही है, जिससे चारधाम से जुड़े जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, हमारा पंडा समाज है, सभी लोगों के घरों की स्थिति यह है कि चूल्हे जलने मुश्किल हो गए हैं। मेरा सरकार से आग्रह है, इस ओर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे शहरों में तो होटल चल रहे हैं, लेकिन वो यात्री चारधाम यात्रा चालू ना होने के कारण ऊपर पहाड़ों में नहीं आ पा रहा है, जिससे पहाड़ों में रोजगार ठप पड़ा हुआ है। साथ ही आज ऊखीमठ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में हमारे पंडा समाज ने बहुत विशाल एक रैली निकाली थी। तो उस रैली में मुझे भी आज उनके रोष का सामना करना पड़ा। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के हेतु आप लोगों को सोचना होगा, क्योंकि काफ़ी हमारा पंडा समाज इस बोर्ड से जुड़ा हुआ है। पहले की तरह हमें इसको करना होगा। उनके हक हकूक़ों को रक्षा करना ये हम सभी का कर्तव्य है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 3 नए पीआरओ को हटाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। 3 नए पीआरओ मुलायम सिंह रावत, सत्यपाल सिंह, राजेश सेठी की तैनाती वाला आदेश निरस्त कर दिया गया है। इन आदेशों को लेकर कई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अस्थायी से नियमित हुए शिक्षकों को सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल इन शिक्षकों की ओर से नियुक्ति की तारीख से सीनियरिटी का दावा किया जा रहा था, जिसे आखिरकार सरकार ने खारिज कर दिया है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से पिछले 2 सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे सीधी भर्ती वाले हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और इंटर कॉलेज प्रधानाचार्य के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। देश में समय समय पर तमाम फर्जी बाबाओं के मामले सामने आते रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य से भी एक ऐसे बाबा का मामला सामने आया है। जी हां, तीर्थ नगरी में अध्यात्म के नाम पर ठगी करने वाला एक बाबा पुलिस की गिरफ्त में आया है। हालांकि ठगी करने वाले अनिमेश बाबा के रसूखदारों के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। बीते 1 हफ्ते से एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लगातार बाबा के साथ दिखाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि ठगी में माहिर अनिमेश बाबा की केंद्र से लेकर राज्य के कई नेताओं से सीधे संबंध है। बरसात के मौसम ने कोरोना वायरस को कमजोर कर दिया है, फिर भी खतरा टला नहीं है। संक्रमण की रफ्तार हवा में नमी कम होते ही तेज हो सकती है। ऐसे में अभी भी एहतियाती उपाय नहीं अपनाए गए तो हालात चिंताजनक हो सकते हैं। ये कहना है देहरादून जिला कोरोनेशन अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट का, जो बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को पहला हथियार बताते हुए टीकाकरण पर जोर दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के लिए राहत भरी खबर है। जी हां, उनसे जुड़े हरिद्वार के 41.70 लाख रुपए के चर्चित लाइब्रेरी घोटाले में उनको क्लीन चिट दी गई है। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर की ओर से हाईकोर्ट में पेश रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि 41.70 लाख रुपए की विधायक निधि से बने 10 पुस्तकालय भवनों को हरिद्वार नगर निगम ने अपने हाथ में लिया है और जनहित में इनका संचालन कर दिया गया है। सरकार की ओर से पुस्तकालयों के रख रखाव और संचालन के लिए पृथक से 25,88,120 रुपए का बजट भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि मामला राजनीति से प्रेरित है और लोकप्रियता पाने के लिए दायर किया गया है। एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तराखंड सरकार के मंत्री यतीश्वरानंद के मास्क लटकाने के तरीके पर मेम्स बन रहे हैं।
दरअसल फोटो में मंत्री ने मास्क पांव के अंगूठे में फंसाया हुआ है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की टिप्पणियां आ रही है। मंत्री का इस तरह मास्क लटकाने को लेकर लोग सोशल मीडिया पर इसको खूब वायरल कर रहे हैं। हम इस फोटो की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, पर सोशल मीडिया पर चल रही ये फोटो बड़ी अजीब है। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार को लगातार दूसरे वर्ष भी कांवड़ यात्रा स्थगित करनी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जगह जगह एकत्र हो रही भीड़ को देखते हुए की गई अपील और विभिन्न संगठनों, बुद्धिजीवियों और जनता की राय राज्य सरकार के कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के निर्णय का आधार बनी है। अब सरकार के सामने मुख्य चुनौती कांवड़ यात्रा की अवधि के दौरान दूसरे राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने की है। अगर पड़ोसी राज्य ने कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगाई तो उत्तराखंड सरकार के समक्ष खासी परेशानी खड़ी हो सकती है। इसी कारण अब सरकार और शासन की नजर अन्य राज्यों के रुख पर टिकी हुई है। एलईडी घोटाले में सीडीओ पौड़ी की जांच पर शिक्षा विभाग की मुहर लग गई है। सीईओ पौड़ी मदन सिंह रावत को भ्रष्टाचार का दोषी करार कर दिया गया है। अब शासन द्वारा जल्द ही विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग फिर से उसकी कार्यप्रणाली पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत एक स्कूल में हूँ। यहाँ पे मेटाकुंड विद्यालय है ये। यहाँ पे सतपाल महाराज जो स्थानीय विधायक हैं, उनकी विधायक निधि से यहाँ पर कुछ डिवाइसेस यहाँ पे वितरित की गई हैं, जिसमें एक तो ये टीवी सेट है एलसीडी। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो जूम इन करके दिखाए कि ये किस कंपनी का है। ये ऑप्ट्रॉन टीवी सेट एलसीडी ये यहाँ पे लगाए गए हैं। इसके साथ स्टेबलाइजर और स्पीकर्स और एक हार्ड डिस्क भी दी गई है। लगभग 70,000 से ऊपर का ये सामान पौड़ी जनपद के चौबट्टा खाल विधानसभा के लगभग 49 स्कूल्स में वितरित किया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एलसीडी टीवी यहाँ पे दिया गया है ऑप्ट्रॉन का, ये कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है, जो कि मायावती सरकार के कार्यकाल में ये कंपनी बंद हो गई थी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये 2019 में ये टीवी कहां से आया और कैसे ये चौबट्टा खाल विधानसभा में वितरित किया गया। आप जानते हैं कि जागो उत्तराखंड ने पहले भी खुलासा किया था कि पौड़ी जनपद के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं मदन सिंह रावत और उनके साथ तमाम जो यहाँ पे शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी हैं, कैसे वो अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति के लिए, अनुमोदन के लिए पैसा लेते हुए दिखाई दिए थे। उन पर शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब इस तरह का घटिया सामान उन्हीं के द्वारा पता चला है कि उन्हीं के जो पत्राचार हैं, उन्होंने ही कोटेशन इनवाइट किए, सब कुछ उन्होंने ही किया और विद्यालयों को केवल ये ऑप्ट्रॉन के टीवी सप्लाई कर दिए गए। चंपावत जिले के टनकपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा ने अग्निशमन और आपात सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां फायर कर्मियों की गारद और अवलोकन किया, तो वहीं सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। कई उपकरणों के निरीक्षण के दौरान मॉक ड्रिल भी कराई गई। इस दौरान सीओ ने अग्निशमन केंद्र की सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन करने के बाद फायर कर्मियों को मानसून सीजन में आपदा के दौरान बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत मानकों को दरकिनार कर किए गए भवन निर्माणों को वैध कराने के लिए हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण की ओर से इन दिनों वन टाइम सेटलमेंट योजना चलाई जा रही है। प्राधिकरण की ओर से समय समय पर भवनों की कंपाउंडिंग और उन्हें नक्शे के अनुसार स्वीकृत करने के लिए योजना चलाई जाती है। देखिए, जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है ये कई दिनों बाद आई है, कई वर्षों बाद हरिद्वार में आई है और ये जो पब्लिक को एक तरह से राहत देने के लिए है कि जिन्होंने कुछ ऐसे निर्माण कर लिए हैं जिनका सेटलमेंट हो सकता है या समन हो सकता है, उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई हुई है और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो हमने ऑनलाइन कर दी है और इसका जो जियो है वो भी ऑनलाइन हमारे onlinehrdA.com साइट पर पड़ा हुआ है। तो जो भी लोग इसका फ़ायदा लेना चाहें वो ले सकते हैं। अभी ये चल रही है, फिलहाल स्कीम चल रही है। प्रशिक्षित बेरोजगार एलोपैथिक डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की गई और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि राज्य में 1897 स्वास्थ्य उपकेंद्र है, जिसमें केवल 539 स्वास्थ्य उपकेंद्र पर ही वर्ष 2005-06 में फार्मासिस्ट की नियुक्ति की गई थी।
बाकी 1358 स्वास्थ्य उपकेंद्र अभी भी फार्मासिस्ट विहीन है। यदि इन उपकेंद्रों पर फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाती है तो दवा वितरण के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार की सुविधा लोगों को उनके नजदीक में ही उपलब्ध हो जाएगी। भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हर्षिल मुखवा मोटर मार्ग पर भागीरथी नदी के ऊपर स्थित हर्षिल वैली ब्रिज के एबटमेंट पर दरारें आ गई है। ये पुल विश्व प्रसिद्ध हर्षिल सहित मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखवा और जाड़ समुदाय के बगोरी गांव और हर्षिल में सेना के छावनी क्षेत्र की लाइफलाइन है। साथ ही हर्षिल घाटी के अन्य 5 गांव के लोग अपने बैंक सहित विभागीय काम के लिए इस पुल से हर्षिल आते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि हर्षिल में निर्माणाधीन मोटर पुल का निर्माण कर रही वर्ल्ड बैंक विभाग की लापरवाही से करीब 20 मीटर लंबे हर्षिल वैली ब्रिज को खतरा हुआ है। जी, जब मैं अभी यहाँ हर्षिल में आया, ये जो है हर्षिल का जो है 8 गांव को हर्षिल मुख्यालय से जोड़ने वाला पुल है, जहाँ पे जो है हमारे स्वास्थ्य सेवा, बैंक, पोस्ट ऑफिस और पटवारी चौकी, उद्यान विभाग का और जो हमारा केंद्र है वो यही है हर्षिल में। और यहाँ पर जो है ये पुल जो है बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके पूरे जो है इस पे जो है पूरा जो है ये आ गई यहाँ पे दरार। और अभी जो है देखा तो ये जो पुल के ये ठेकेदार हैं, इन्होंने शायद ये मुंशी होगा कोई, ये लेबरों को कह करके ये बताया कि यहाँ पे जो है वो एक टेक लगा रहे हैं। एक टेक लगाने से क्या होगा, वो तो नीचे से ही रिसाव हो रहा है, वो कटिंग हो रही है नीचे से जमीन की। इनको जो है यहाँ से पहले इसको स्लेटिंग और बड़े बड़े बोर्डर लगाने के गंगा जल्द इस तरह वो इस तरफ ना। अभी मैं यहाँ पे आया तो हमारे यहाँ जितने लोग जो हमारे नौजवान साथी और ये यहाँ पे देख रहे थे, तो जब मैंने गाड़ी क्रॉस की तो यहाँ पे उतर के जब देखा तो यहाँ पे वास्तविक में जो है ये धंस रहा है पुल और इसकी दीवारें काफी क्रैक हो चुकी है, जो कि मतलब आने वाले मतलब जो भी यहाँ पे वाहन आएंगे, भारी वाहन, उनको मतलब नुकसान हो सकता है कि मतलब कभी भी ये पुल गिर सकता है। ताकि शासन प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। चंपावत जिले में बीते दिनों पहले आई मूसलाधार बारिश से टंगरपुर क्षेत्र में हुई भारी नुकसान के बाद भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य गोविंद सामंत ने आपदा से क्षतिग्रस्त स्नान घाट का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग से क्षतिग्रस्त घाट की शीघ्र मरम्मत किए जाने को कहा। अखिल भारत आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में ओपीडी सेवाओं ने फिर से तेजी पकड़ ली है। कोविड कर्फ्यू खुलने के बाद यहां ओपीडी मरीजों की संख्या में लगभग 3 गुना तक वृद्धि हो चुकी है। जुलाई के पहले सप्ताह में अब तक 10,212 मरीज उपचार के लिए एम्स ओपीडी पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या सामान्य रोगों से ग्रसित लोगों की है, जिसे जनरल मेडिसिन और कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन विभाग में परीक्षण के लिए पहुंचने वाले मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव के अंतर्गत हिमरोल गांव के जगमोहन सिंह राणा के द्वारा स्वरोजगार किया जा रहा है और कई अन्य लोगों को स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जगमोहन सिंह राणा का कहना है कि उनके द्वारा इंडो डच कंपनी के द्वारा 2019 में सेब के बगीचे लगवाए गए, जिसे कम जमीन पर रोपित कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे कि एक वर्ष में 1 लाख की इनकम प्राप्त कर ली थी। उनका कहना है कि आप लोग भी इस तरीके से हाईटेक खेती करें, जिससे हमारा पहाड़ भी पलायन से मुक्त हो सके। और ये हमारा अल्ट्रा हाई डेंसिटी रूट स्टॉक सेब का बगीचा है, जो एक आधुनिक तकनीक है, यानी कि हम कहें तो ये हाईटेक खेती का तरीका है। हमने जो ये बगीचा है ये पिछले साल 2019 अप्रैल 2019 में लगाया था और 2020 में हमको 250 प्लांट का एक पूरा वो बगीचा लगाया था हमने, और 2020 में हमको यहाँ से 1 लाख रुपए की अर्निंग हो गई थी। और ये इस साल की क्रॉप भी काफ़ी अच्छी क्रॉप है। उम्मीद है कि यह 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का शायद इसमें वो हो जाएगा, इनकम हो जाएगी। तो मेरा सभी युवा साथियों और किसान भाइयों से निवेदन है कि इस तरीके की खेती को अपनाएं, ताकि हमको कम समय में और कम ज़मीन पे अधिक मुनाफा हो सके। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी संयुक्ता सिंह ने बेरीनाग के लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिला प्रभारी संयोगिता सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, पर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी हर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मोर्चा की मांग पर शासन के निर्देश के क्रम में निदेशक युवा कल्याण ने समस्त जिला युवा कल्याण अधिकारियों को प्रदेश में रोस्टर सिस्टम लागू करने के निर्देश जारी किए, जो कि मोर्चा की बहुत बड़ी जीत है। नेगी ने कहा कि पीआरडी जवानों के कल्याण हेतु सबको रोजगार दिए जाने की दिशा में सरकार द्वारा दिसंबर 2005 में शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें प्रत्येक स्वयंसेवक जवान को 6-6 महीने का रोजगार दिए जाने का उल्लेख था, लेकिन 16 वर्ष बीतने के बाद भी रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया गया था।
चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का धरना देवस्थानम बोर्ड के विरोध में 34वें दिन और क्रमिक अनशन 14वें दिन जारी रहा और तीर्थ पुरोहित अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये काला कानून खत्म नहीं किया जाता धरना जारी रहेगा। एसएसपी उधम सिंह नगर के दिशा निर्देशानुसार सीओ खटीमा मनोज ठाकुर के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक खटीमा नरेश चौहान के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान एक अभियुक्त को 9 ग्राम अवैध स्मैक के साथ और दूसरे अभियुक्त को 15 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बाजपुर की बन्ना खेड़ा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की कीमत की खैर की लकड़ी को 61 गिल्टों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 लकड़ी तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कीमती लकड़ी और तस्करों को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम को सुपुर्द कर दिया है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।